हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कॉरिडोर में। आज हम ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने इसमें नोट किया है, इसीलिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। और इसी तरह सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन या एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग हमारे साथ करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन है धूपगढ़, बी है महेंद्रगिरी, सी है अमरकंटक और डी है अन्नामलाई। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। इसको थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 पहाड़ियों का विस्तार है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत का मैप ड्रॉ करेंगे। ये है रहा प्रायद्वीपीय भारत। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है? एमपी के क्षेत्र में। तो एमपी का क्षेत्र यहाँ है, तो सतपुड़ा रेंज भी यहीं पाई जाएगी। श्रेणी किसे कहते हैं? पहाड़ियों के समूह को ही श्रेणी कहते हैं। तो इसमें भी जाहिर सी बात है छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। तो क्रमबद्ध देखते हैं। ये है राजपीपला पहाड़ी और ये है महादेव, यहाँ पर मैकाल। तो इसी महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ चोटी पाई जाती है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मैकाल पर पाई जाती है अमरकंटक चोटी, जो धूपगढ़ से तो छोटी है, लेकिन मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैकाल अमरकंटक की चोटी से कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उन नदियों का नाम बड़ा फेमस है। एक 3 नदियाँ, क्योंकि ये 3 नदियाँ 3 दिशों की ओर बहती हैं। एक आती है पश्चिम की ओर बह करके, जिसका नाम नर्मदा नदी है। एक पूर्व की ओर बहती है जिसका नाम महानदी है, और एक उत्तर की ओर बह जाती है जिसका नाम सोन नदी है। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि अमरकंटक चोटी से 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जबकि जो कि मैकाल महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिससे 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है? ए ऑप्शन है साबरमती नदी, बी है बनास नदी, सी है लोनी नदी, डी है नर्मदा नदी। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। अरावली पर्वतमाला को पश्चिम से पूर्व की ओर बनास नदी काटती है। तो थोड़ा सा आगे विस्तार में इसको देखते हैं। यह है विस्तार। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो थोड़ा सा इसको मैप में डिनोट कर देते हैं। ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो यहीं से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से बनास नदी निकल करके अरावली को काटते हुए पूर्व की ओर बहती है, और ये एमपी का इलाका है। यहाँ पे मालवा का पठार है। मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। तो जाके बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है, इसलिए ये इसको चंबल नदी की सहायक नदी कहा जाता है। और उत्तर के यमुनोत्री से यमुना नदी ऐसे आते हुए यमुना नदी आती है, जो कि चंबल नदी यमुना नदी के दाएं तट से मिल जाती है, इसीलिए यमुना नदी की ये सहायक नदी हो जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी हुई, और चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी हुई। तो इसमें 2 सहायक नदियों का वर्णन हुआ है। इसीलिए इसमें 2 क्वेश्चन बना हुआ है। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी, और चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कशन हो गए। अब थोड़े देखते लेते हैं लोनी नदी के बारे में। लोनी नदी जो है अरावली पर्वतमाला के नागा पहाड़ी से निकल करके गुजरात में बहते हुए स्थल में ही समा जाती है, इसीलिए इसको स्थल रुद्ध नदी कहते हैं। स्थल रुद्ध नदी एक ऐसी होती है जिसका प्रवाह या बहाव किसी खाड़ी या किसी बड़े जलाशय में ना होकर के किसी ऐसे ही स्थल में ही हो जाता है, दलदली इलाकों में ही समा जाती है, तो उसको ही स्थल रुद्ध नदी कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? ऑप्शन में है ए ऑप्शन डफला, बी अबोर, सी मिसमी, डी भोटिया। तो इसमें से राइट आंसर हो गया भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। जब भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं तो ये तीनों जनजाति क्या करती हैं? तो आके देखते हैं अच्छे से। ये तीनों जनजाति डफला, अबोर, मिसमी पूर्वोत्तर की हैं। पूर्वोत्तर का एक राज्य है अरुणाचल। अरुणाचल हिमालय की जनजाति हैं, जो कि झूम कृषि करती हैं। क्या करती हैं? झूम कृषि। अक्सर आता है ना कि झूम कृषि कौन करता है, तो ये तीनों जनजाति डफला, अबोर, मिसमी झूम कृषि करती हैं, जबकि भोटिया जनजाति
उत्तराखंड के मुख्य रूप से उत्तरकाशी, चामोली और पिथौरागढ़ इसी 3 जिलों में पाई जाती हैं। और यह एक खानाबदोश जनजाति है जो इधर एक स्थान से दूसरी स्थान पर घूमती रहती हैं। तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा नदियों से है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है मांडवी नदी, सी है भरतपुजा, डी है वैगई नदी। तो इसका राइट आंसर होगा वैगई नदी, क्योंकि वैगई नदी पूर्व की ओर बहती है, बाकी ये तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं। आइए इसको विस्तार में देखते हैं। देखिए मैंने कितने बढ़िया से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखा है और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का नाम लिखा है। जहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सिर्फ यही दोनों नदियों का नाम आता है, तहाँ मैंने इतनी सारी नदियों का नाम लिखा है। तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। और इतने क्षेत्र में 5 नदियाँ बहती हैं, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। इतने क्षेत्र में 5 नदियाँ प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम के इलाके में, दक्षिण पश्चिम में ये सारी नदियाँ बहती हैं, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। इसमें से मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, जो गोवा और कर्नाटक से बहते हुए गोवा अरब सागर में गिरती है, इसको बोलते हैं गोवा की जीवन रेखा। और पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा की जीवन रेखा क्या है, तो आप आंसर देंगे मांडवी नदी। केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो आप उत्तर देंगे पेरियार नदी। तो आई होप आपको यहाँ पर खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, 5 नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, बाकी दक्षिण की ओर बहती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का कौन कौन सी हैं। दामोदर है, हुगली है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वैगई है, ताम्रपर्णी है। देखिए यहाँ पर वैगई आ गया ना, ऑप्शन में था। तो ये वैगई जो है तमिलनाडु की नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। ये है तमिलनाडु, यहाँ से वैगई बहती है। और ये जो है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और महानदी, ये तीनों नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एक्चुअली बनाती हैं, क्योंकि वो अरब सागर में गिरती हैं। और ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो पश्चिम की ओर जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका डिस्कशन को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एक जगह पे। जल्दी ये इतनी सारी नदियों का नाम एक जगह पे आसानी से नहीं मिलते हैं। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है क्रेटर झील, बी है लैगून झील, सी है गोखुर झील, डी है डेल्टाई झील। तो इसका राइट आंसर होगा क्रेटर झील। लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। तो देखते हैं इन चारों प्रकार की झीलों को अच्छे से डिटेल में कि ये सारी झीलें किस प्रक्रिया से निर्मित हुई हैं, और इस प्रक्रिया से निर्मित झीलों के उदाहरण कौन कौन से हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। जैसे इस तरफ दे देंगे झीलों के प्रकार और इस तरफ दे देंगे झीलों के नाम, उसमें मिलान करना रहेगा कि ये झील किस प्रक्रिया से और किस प्रकार की झील है, ऐसे मिलाना रहेगा। तो बड़े एग्जामों में भी, छोटे एग्जामों में छोटा क्वेश्चन, बड़े एग्जामों में ऐसे मिलान करने के लिए दे देंगे। तो इसको अच्छे से आके देखते हैं। इसमें पहला है क्रेटर झील। तो क्रेटर झील पता है ये ज्वालामुखी से संबंधित है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के क्रेटर से बनती है। जब ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है तो उसके क्रेटर में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद, लावा निकलने के बाद जब वर्षा होती है तो बारिश का जल भर जाता है। जल भर जाता है तो बड़े से जगह में और जल भर जाने की स्थिति में एक झील निर्मित हो जाती है, जिसको एक क्रेटर झील बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया से लोनार और पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। दूसरा देखते हैं लैगून या अनूप झील। इसको चाहे लैगून झील बोलो चाहे अनूप झील बोलो, दोनों एक ही है। इसको 2 नाम देते हैं, लैगून या अनूप झील। यह तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि ये है तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्रों में जब समुद्रों का जल आता है लहर से, समुद्रों का जल लहरों से आता है तो एक बार आ जाता है, उसके बाद दोबारा यहीं
रुक जाता है, वापस नहीं जाता है। तो यही रुके हुए पानी से एक झील निर्मित हो जाती है, जिसको लैगून या अनूप झील कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से निर्मित झील के उदाहरण हैं चिल्का झील, पुलकट झील, वेम्बनाथ झील और अष्टमुडी झील। ये सारी झील इसी प्रक्रिया से निर्मित हुई हैं। तीसरा देखते हैं गोखुर झील। अब देखते हैं भाई गोखुर झील किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है। तो नदियाँ जब बहुत ज़्यादा विसर्ग में बहती हैं, यानी कि नदियाँ जब बहुत ज़्यादा विसर्ग पे ऐसे बहती हैं, बहुत ज़्यादा विसर्ग पे आकार में बहती हैं, तो ये ऐसे बहते बहते ये अपनी मुख्य धारा से इतना पार्ट अलग हो जाता है। ये इतना पार्ट अगर अपने मुख्य धारा से अलग हो जाएगा, ये अलग धारा बना लेती है, यहीं से मुड़ने लगती है, तो ये जो धारा अलग हुआ रहता है यही एक झील बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, जो गाय के खुर की आकार का रहता है, इसीलिए इसको गोखुर नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से कौन सी झील का निर्माण हुआ है, वुलर झील और झेलम झील। इसी प्रक्रिया से वुलर और झेलम झील का निर्माण हुआ है। चौथा देख लेते हैं, चौथा है डेल्टाई झील। डेल्टाई झील नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में निर्मित होता है, जहाँ पर नदियाँ जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं, वहीं पर झील बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डेल्टाई झील। तो इस प्रकार की झील का उदाहरण है कोलोरू झील। तो आप झीलों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि क्रेटर झील का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद गड्ढों में पानी भरने की स्थिति में हो गया है। और लैगून झील का निर्माण तटीय क्षेत्रों में समुद्रों से आए हुए लहरों को रुक जाने की स्थिति में हो गया है। गोखुर झील ज़्यादा विसर्ग में बहने से अपने मुख्य धारा से अलग हो जाने की स्थिति में अलग से झील निर्मित हो जाती हैं। और डेल्टाई क्षेत्र नदियों के द्वारा डेल्टा क्षेत्रों में निर्मित होती हैं। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं अपना, जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। जेलेपला दर्रा कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। तो बाकियों राज्यों में देख लेते हैं कौन कौन से दर्रा पाए जाते हैं। और एक जेलेपला से मिलता जुलता दर्रा है जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जोजिला, ये इससे अच्छे से लिखाता नहीं है। जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में, जेलिपला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो हम आगे देखते हैं इसको डिटेल में। जो ऑप्शन में राज्य थे उसके हम और दर्रे के नाम लिख दिए हैं, सारे राज्य इधर लिख दिए हैं, इधर दर्रे के नाम लिख दिए हैं, जिससे ऑप्शन वाला क्लियर हो जाए। बाकी अगर हम दर्रे की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से सारे राज्यों के दर्रों के नाम अच्छे से बताएंगे मैप वाइज। तो यहाँ पर देखते हैं सिक्किम में और एक दर्रा है नाथुला दर्रा। जेलिपला दर्रा तो हम पढ़े ही थे, जो जिला से कनेक्ट करके जो जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, जेलिपला सिक्किम में। अरुणाचल में बोमडिला और दिफू है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है और रोहतांग दर्रा है। दर्रे को ही इंग्लिश में पास बोलते हैं, आप लोग जानते रहिए। ये चारों राज्य हो गए और इसके दर्रे का नाम हो गए। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी है उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से राइट आंसर होगा सी होगा, सी तमिलनाडु। शरद ऋतु मतलब ठंडी के दिनों में भी वर्षा होती है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और उपयुक्त राज्य में वर्षा दक्षिण मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा क्यों नहीं होती है, आइए तो थोड़ा देख लेते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी के दिनों में इधर से आता है, तमिलनाडु इस साइड है, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाती है। वृष्टि छाया प्रदेश में किस वजह से पड़ती है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की जो बर्फीले हवाएं उठती हैं वो पर्वतों के पहाड़ों के ऊपर के आधे हिस्से से ही टकरा करके इसी पूरे भाग में वर्षा करा देती हैं और इस भाग में पहुंचती ही नहीं है। तो ये वाला भाग सूखा, गर्मी में वर्षा से वंचित रह जाता है, सूखा क्षेत्र हो जाता है। फिर ठंडियों में जब उत्तर पूर्वी से मानसून आती है तो तमिलनाडु में वर्षा कराती है, कुछ हिस्सों में आंध्र प्रदेश में भी कराती है। तो इसी वजह से ठंडी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में थोड़ी सी बारिश होती है, तमिलनाडु में ज़्यादा होती है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत से इजी क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग आंसर जानते ही होंगे।
तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा, क्योंकि भारत से एक ही रेखा होकर के गुजरती है, वो भी कर्क रेखा है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल में क्रम जान लेते हैं। तो ये है भारत के मतलब आधे हिस्से से लगभग होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्यों का क्रम देखिए, क्रम वाइज मैंने लिखा है। पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी एकदम क्रम से पूछ लेता है, यहाँ तक तो आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम में कन्फ्यूजन होता है। तो पहले इसको ध्यान दीजिए कि पहले ता आता है, त्रिपुरा को त्रा ना जोड़ करके ता से करिए कनेक्ट। तो ता पहले आता है, माँ बाद में आता है। तो इसी से पहले याद कर लेंगे कि पहले ता आता है तो त्रिपुरा पहले आएगा, मिजोरम बाद में। तो इसको क्रम से पूछे, जहाँ वैसे पूछे आप इसको अच्छे से कर लेंगे। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। जो खींचा गया है वो काल्पनिक रेखा है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? नेपाल हिमालय कौन सी नदी के बीच में है? ऑप्शन ए सिंधु और सतलज नदी के बीच, बी सतलज और काली नदी के बीच, सी काली और तीस्ता नदी के बीच, डी है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा काली और तीस्ता नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो सिडनी बुर्नार्ड नामक एक भू वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिमालय घाटी के अनुसार, किसके अनुसार? हिमालय घाटी के अनुसार नदियों को 4 भागों में बांटा है। पहला है, मैंने क्रम वाइज लिख दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्रम है कश्मीर या पंजाब हिमालय। पहला कौन सा है? कश्मीर या पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। उसके बाद क्या है? कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदी के बीच में है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। चौथा है असम हिमालय, जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो ये भी क्लियर हो गया। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है बेतवा नदी, बी है सतलज नदी, सी है चंबल नदी, डी है सोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए बेतवा नदी। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश की नदी है, इसीलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर यूपी से एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो यूपी के ही क्वेश्चन देखने को ज़्यादा चांस रहते हैं, मतलब एग्ज़ाम में आने के लिए ज़्यादा चांस रहते हैं। तो रानी लक्ष्मी बांध को ही क्या कहते हैं? राजघाट बांध भी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध भी स्थित है, यानी कि बेतवा नदी पर 2 बांध है, एक रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसको राजघाट बांध भी बोलते हैं और दूसरा है माता टीला बांध। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको दोबारा देख लीजिए तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से पूरी डिस्कशन के साथ पूरी टॉपिक को कवर करते हुए मैंने आपको ये ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन क्या, मैंने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने इस तरह से पढ़ाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्त और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।